हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 30 जुलाई एंड 30 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है एलजी के पावर से रिलेटेड टू अपॉइंट द एल्डरमैन इन द एमसीडी। तो काफ़ी एक टसल चलता है दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा है कि इंडिया का जो अ, अगर हम देखें तो इंडिया ने रिसेंटली जो वीज़ाज़ है उसमें क्या है कि काफ़ी तेज़ी किया है। मतलब वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा देने के लिए फॉर द चाइनीज़ पीपल, और चाइनीज़ में भी स्पेशली जो टेक्निकल या टेक्नीशियन वगैरह है या इंजीनियर्स है, जो कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में पर्टिकुलरली उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, एंड जिसके थ्रू या जिसके तहत हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा प्रोडक्शन में। तो जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे, जहाँ पे चाइनीज़ वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है, तो उनको वीज़ा देने की बात कही गई है। तो उसी से रिलेटेड है कि इंडिया का जो ब्लॉकिंग हुआ, अगर हम देखें तो पोस्ट कोविड 2020 के बाद, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे हमारे, क्योंकि जो चाइनीज़ वर्कर्स है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी से वो ज़्यादा, हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है वो चाइनीज़ है, तो कई बार क्या है, अंडर प्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है विद द इंडियन सुपरवाइज़र और एज वेल एज एम्प्लॉइज़। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। फिर जो अमेंडमेंट है, जो डील हुआ था MQ-9B यूएवी, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रिलेटेड, तो उसको हम लोग देखेंगे कि ये MQ-9B यूएवी है क्या। कुछ फीचर्स इसमें हम लोग देख लेंगे, बस इतना ही हमको देखना है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है जिसको क्वाड हम कह रहे हैं। ठीक है, लास्टली जो डिस्प्लेसमेंट इश्यूज जो है रिसेंटली देखने को हमें मिला है कि लगभग 5 मिलियन के अप्रॉक्स क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो क्या है, डिस्प्लेस हुई हैं बाई प्रोजेक्ट टाइगर। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करने के चलते बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो अपने ओरिजिन या ओरिजिनल प्लेस से क्या है, डिस्प्लेस उनको किया गया है, जिसके कारण फोर्स्ड माइग्रेशन हम कह सकते हैं उनके तहत उनके लिए हो सकता है, एंड जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूज़ से। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट में गिव वर्डिक्ट दिस वीक ऑन एलजीज पावर टू अपॉइंट एल्डरमैन। अब ये एल्डरमैन है क्या? व्हाट इज एल्डरमैन? सिंपली अगर हम देखा जाए तो इसमें दो वर्ड है मेनली। अगर हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्राइब हो या क्लैन हो, उसमें जो ग्रुप ऑफ एल्डर्स है उन्हीं को एल्डरमैन जो है वो कहा जाता है। नॉर्मली जो है वो धीरे धीरे यही आगे जाके किंग के वाइस रॉयज बने, रिगार्डलेस ऑफ एज। सून इट डिनोटेड मोर स्पेसिफिक टाइटल, जिसको चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ अ कंट्री कहा जाता है, काउंटी कहा जाता है, हैविंग बोथ सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटीज। तो बेसिकली जो भी क्लैन या सोसाइटी के अंदर जो सबसे एल्डर लोग हैं उन्हीं का ग्रुप जो है एल्डर मैन जो है वो कहलाता है। तो एल्डर मैन का अपॉइंटमेंट इन द एमसीडी यही हमें देखना है। अगर हम देखें दिल्ली के केस में, तो एज पर द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957, 10 लोग को चुना जाएगा, कैन बी नॉमिनेटेड टू द कॉरपोरेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर क्या है, 10 लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है उनको नॉमिनेट किया जाएगा एलजी के द्वारा। एंड इन लोगों के अंदर क्या है, स्पेशल नॉलेज जो है या एक्सपीरियंस होगा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उन्हीं को एलजी साहब जो है वो नॉमिनेट करते हैं। दे आर मीन टू असिस्ट द हाउस इन टेकिंग डिसीजंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब एल्डरमैन के इस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी है। सबसे पहला कंसर्न अगर हम देखें तो वो है सुटेबिलिटी ऑफ द नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स। देखा गया है कि 10 नॉमिनी में से 8 जो है वो तो ठीक होते हैं, लेकिन दो जो है वो टेक्निकली क्या है, अनफिट होते हैं इस पोजीशन के लिए। एंड इसी से रेज जो है वो क्वेश्चन होता है कि भाई जरूर नॉमिनेशन प्रोसेस में कोई पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं बरता गया है, या जो थॉरोनेस है वो क्या है, मेंटेन जो है वो नहीं किया गया है। सेकंड अगर हम कंसर्न देखें तो वही चीज़ है कि ये एक तरीके से कंट्रोल करने का तरीका हो गया एलजी का इन द एमसीडी, जबकि एमसीडी क्या है कि इलेक्टेड है और एलजी क्या है, अपॉइंटेड है। तो एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो सिंपली यूनियन टेरिटरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और साथ ही साथ वहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको कंट्रोल करने की बात कही जा रही है किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट। तो
ये एक तरीके से जो फेडरलिज्म है उस पे क्या है, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि भाई आखिर क्यों कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमेशा से क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर के बीच टसल रहा है। इसका मेन प्राइम रीजन अगर देखा जाए तो दो आर्टिकल क्या है, को एग्जिस्ट करते हैं। एक है आर्टिकल 239 जिसके तहत क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट क्या है कि अपॉइंट कर सकते हैं कि एलजी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके डिसीजन के से इन्फ्लुएंस नहीं होकर वो इंडिपेंडेंट एक्ट कर सकते हैं एलजी साहब, अंडर द आर्टिकल 239। लेकिन वहीं पे आर्टिकल 239 डबल ए जो कि दिल्ली को क्या है, एक स्पेशल स्टेटस देता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो वहाँ पे अगर देखने को हमें मिला तो दिल्ली के अंदर क्या है, अगर हम एनसीटी की बात करें, एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात करें, तो जो गवर्नमेंट है एनसीटी ऑफ दिल्ली की, या सॉरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि उनके बीच क्या है, टसल हमें देखने को बराबर मिलेगा। क्योंकि आर्टिकल 239 एक तरफ से एलजी को पावर दे रहा है कि भाई आप जो है वो क्या है, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट कर सकते हैं। वहीं पे दिल्ली को आर्टिकल 239 डबल ए क्या है, स्पेशल स्टेटस देता है, जहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो क्या है कि मोस्ट ऑफ दी जो सब्जेक्ट्स है उस पे क्या है, लेजिस्लेट जो है वो कर सकती है। दिस क्रिएट्स अ टसल अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द एलजी एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि द प्रॉब्लम विद इंडियाज ब्लॉकिंग ऑफ द चाइनीज। अब हुआ क्या कि वीज़ा का प्रॉमिस कहा गया है, किया गया है कि इंडियन अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने बोला कि भाई हम जो है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ जो टेक्नीशियंस है जिनका अर्जेंटली नीड है इंडिया के बिजनेसेस में, ताकि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, उनको क्या है, वर्क वीज़ा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि राजेश कुमार सिंह है, उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो चाइनीज़ और इंडियन फैक्ट्री सुपरवाइजर्स और वर्कर्स हैं उनके बीच क्या है, सिग्निफिकेंट स्किल गैप है। मतलब चाइनीज़ जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, जबकि इंडियन जो फैक्ट्री सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स है उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट भी हो गया। इंडियन बिजनेसेस पर्टिकुलरली कौन कौन से सेक्टर, जैसे फुटवेयर हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, हैव emphasized that Chinese professionals can significantly boost productivity। तो चाइनीज प्रोफेशनल्स के कारण प्रोडक्टिविटी इन सेक्टर्स में स्पेशली क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ भी है कि भाई जहाँ पे सेम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके 150 आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा कौन, चाइनीज प्रोफेशनल, वहीं पे इंडियन वर्कर्स के साथ वही चीज़ क्या है, 100 ही प्रोड्यूस हो पाएगा। यानी कि 50 टाइम्स, यानी कि 50% क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता है किसके साथ, चाइनीज वर्कर के साथ। दूसरा, डिस्करेजिंग वीजा प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्ट्स, डिक्लाइन इन वीजा, चाइनीज नेशनल रिसीव 2019 में चाइनीज नेशनल को लगभग क्या है, 2 लाख वीजा जो है वो इशू किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड के बाद क्या है कि जो एक तो कोविड हो गया, दूसरा है इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ था 2020 के अंदर, जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया। अगर करंट वीज़ा स्टेटस की बात करें तो ये लगभग क्या है, 2023 के अंदर मात्र 2000 ही रह गए थे, जहाँ पे भी क्या है कि जो क्लियरेंस का प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया, जिसके कारण क्या है, समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है इशू करने में। Ministerial stance: despite positive statement from Commerce and Industry Ministry officials, a cabinet minister has tempered expectations, stating that visas will be issued only after thorough screening to ensure compliance with travel conditions। तो यही चीज़ कहा भी जा रहा है कि भाई एक तरफ क्या है, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उनके ऑफिशियल कह रहे हैं कि भाई हम तो इशू करेंगे वीज़ा को चाइनीज़ टेक्नीशियन एंड वर्कर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइनीज़ है वो इंडिया के अंदर आके क्या है, काम कर सके, परफॉर्म कर सके, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी क्या है, बूस्ट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, इंक्रीज करेगा। जबकि वहीं पे क्या है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें, जहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई हम जो है वो क्या है, वीज़ा देने में काफ़ी जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। तो एक दोनों तरफ से क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक कह रहे हैं कि भाई हम तो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा करें देंगे, और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या है, प्रॉपर मेजर्स को फॉलो करेंगे, जिसके कारण ओवरऑल क्या हो जा रहा है, डिले हो जा रहा है। सिक्योरिटी ड्रिवन माइंडसेट है कि जो नेशनल सिक्योरिटी आर्गुमेंट है वो भी काफ़ी पावरफुल है कि भाई हम जो है वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी लेवल
या जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके कारण क्या है, ज़्यादा वीज़ा जो है इशू नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण इम्पैक्ट हमें ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई बार क्या है कि जो हमारा मेड इन इंडिया कैंपेन है, सॉरी, मेक इन इंडिया कैंपेन है, तो उसके तहत क्या है कि उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन हो सके। लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन होता है उनकी क्वालिटी भी थोड़ी उतना ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं होती है। साथ ही साथ क्या है कि जो प्रोडक्शन का आउटपुट, हम कह सकते हैं एफिशिएंसी है, वो भी क्या है, कम है एज कम्पेयर विद द चाइनीज टेक्नीशियंस एज वेल एज वर्कर्स। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें तो एक और है रेड क्वीन रेस। तो रेड क्वीन रेस है क्या? चाइनाज एडवांसमेंट, चाइनाज कंटिन्यूज टू एडवांस रैपिडली इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी विद इट्स स्टूडेंट्स आउट परफॉर्मिंग ग्लोबली इन असेसमेंट लाइक पीजा एंड इट्स यूनिवर्सिटीज एक्सेलिंग इन फील्ड्स क्रिटिकल टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो एक है रेड क्वीन रेस है क्या? तो बेसिकली जो रेड क्वीन रेस है वो कि कितना ज़्यादा क्या है इंडस्ट्रियलाइज जो है वो कंट्री अचीव हो सके। तो उसके लिए क्या है, जो चाइना के अंदर एजुकेशन है, स्पेशली इन इन फील्ड्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस और प्रोग्रेस, तो उस केस में क्या है कि काफ़ी एफिशिएंट यूनिवर्सिटीज़ है, एंड जिसके कारण जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या है compete करते हैं इन टर्म्स ऑफ, हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है उन फील्ड्स के अंदर। टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स, चाइनीज साइंटिस्ट आर मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन अप्लाइड साइंसेज एंड द कंट्री लीड्स इन सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो उनके पास टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स भी है एज कम्पेयर टू द इंडिया एज अ कंट्री, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है चाइना। स्पेशली कहा जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, सोलर टेक्नोलॉजी हो गया, मूविंग टुवर्ड्स डोमिनेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, global competition. Western countries facing competition from China are erecting trade barriers instead of addressing fundamental weaknesses in their education system, a lesson India must learn from। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो चाइना से तो कंपटीशन जो है वो फेस कर रही है, लेकिन वो ट्रेड बैरियर्स भी क्या हो रहा है, उसको हटा रही है इंस्टीड ऑफ एड्रेसिंग फंडामेंटल वीकनेसेस इन देयर एजुकेशन सिस्टम। मतलब ट्रेड बैरियर्स भी हटा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स आ सके, क्योंकि कम्पिटिटिव इन्फीरियर है। मतलब ओवरऑल क्या है, वहाँ कम्पिटिटिवनेस लोकल लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं है वहाँ के। तो इसके बजाय कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारे, तो इसी से इंडिया सीख भी सकता है कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइनीज़ जो आइटम्स है उनको इंपोर्ट कर ले, या मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सेक्टर को ग्रो करने दे। तो उस केस में क्या है कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो हमेशा एक स्किल मिसमैच जो है वो हमेशा देखने को हमें मिलेगा भी। अगर हम इंडिया के लिए रियलिटी चेक की बात करें तो वीज़ा एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स है। ब्लॉकिंग वीज़ाज फॉर चाइनीज एक्सपर्ट्स अंडर द गाइज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस कुड स्टिफल अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऑब्वियसली ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि भाई हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे क्या है चाइनीज वीज़ा को ब्लॉक तो कर रहे हैं, लेकिन उसके तहत क्या है कि उसके चलते बहुत सारे चाइनीज़ जो है टेक्नीशियंस वगैरह इंडिया नहीं आ पा रहे, जिसके कारण ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लॉस भी हमें ही देखने को मिल रहा है। ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट भी होगा। एड्रेसिंग द सीवियर deficiencies in India's education system is critical for building a capable workforce that can compete globally and drive sustainable economic growth। बोला भी जा रहा है कि भाई हम जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना रोबस्ट बनाए ताकि हमारे यहाँ से भी जो प्रोडक्टिविटी हो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल वो इस लेवल पे हो कि ग्लोबल लेवल पे वो क्या है compete जो है वो कर पाए। Missed opportunities. India has already missed the China plus one opportunity with countries like Mexico and Vietnam capitalizing on shifts in global supply chains due to their strategic locations and superior human capital। तो इंडिया ने मिस भी कर दिया अपॉर्चुनिटी को, जहाँ पे चाइना वन प्लस जो पॉलिसी है, प्लस वन पॉलिसी है, मतलब चाइना प्लस, अगर हम मेजर इम्पोर्टर की बात करें बहुत सारे जैसे प्रो इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स को, जहाँ पे एक्टिव, जैसे एपीआई ही ले लो, जहाँ पे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो सिंपल हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो चाइना प्लस वन पॉलिसी यही है कि चाइना से तो हम इंपोर्ट करें ही, साथ ही क्या है और भी अदर कंट्री से भी इंपोर्ट करें, ताकि एक ही पे डिपेंडेंस हमारा नहीं रहे। नेक्स्ट अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें टू इन्हांस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सबसे पहला क्या है, मेक इन
इंडिया इनिशिएटिव जो कि सितंबर 25 2014 के अंदर क्या है, इसको लॉन्च किया गया था ताकि इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके। इट एम्स टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड इनोवेशन हब, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक डिजाइंस इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड। तो कोई स्पेसिफिक डिजाइन के लिए नहीं था, इसको इम्प्लीमेंट जो है नेशन वाइड जो है वो किया गया। दूसरा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट बेसिकली एक्सलेट्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थ्रू पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके क्या है, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको क्या है, डेवलप किया जाए। Develops greenfield industrial regions with sustainable infrastructure, part of the National Industrial Corridor Program involving 11 corridors in 4 phases। तो टोटल 4 phases में क्या है, 11 corridors जो है वो बनाया जाएगा। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इसका मेन एम क्या है कि जो बिजनेस हो या जो ओवरऑल बिजनेस को क्या है, सिंप्लीफाई किया जाए, रेशनलाइज किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, डीक्रिमिनलाइज किया जाए एंड सिटीजन गवर्नमेंट इंटरेक्शंस को क्या है, इंक्रीज किया जाए। इट बेसिकली फोकसेस ऑन प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन, लीगल प्रोविजन, रेशनलाइजेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड डीक्रिमिनलाइजिंग माइनर डिफॉल्ट्स। तो जो भी माइनर डिफॉल्ट्स है उसको क्या है, डीक्रिमिनलाइज किया जाए। फोर्थ अगर हम देखें तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है जिसको NSWS कह रहे हैं। इट वाज अनाउंस्ड इन बजट 2020-21 टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू इन्वेस्टर। तो जो भी इन्वेस्टर है उनको क्या है, कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट जो है वो देने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इट ऑफर्स प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, लैंड बैंक इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज क्लियरेंसेज एट सेंट्रल एंड स्टेट levels. Soft launched on September 22, 2021, linking numerous state और यूनियन टेरिटरी सिंगल विंडो सिस्टम। फिर है फिफ्थ अगर हम देखें तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है जिसको NMP कह रहे हैं। इट वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2021। ये एक GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। इसका मेन जो एम है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको क्या है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से क्या है, कम से कम क्या है, मिनिमाइज जो है वो किया जा सके। Institutional arrangements include an empowered group of secretaries and network planning group with 2000 data layers from various entities uploaded। अगर हम की चैलेंजेस की बात करें तो स्किल गैप तो है कि इंडिया और चाइनीज के बीच में क्या है, जो जो भी टेक्नीशियंस वगैरह है वो उनमें स्किल गैप हमें देखने को मिलता है। वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को लेके। अंडर यूटिलाइज मशीनरी है क्योंकि चाइनीज मशीनरी जो है उसको एक बेटर चाइनीज पर्सन क्या है अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ज़्यादा उस लेवल पे क्या है, ट्रेंड है वो। एजुकेशनल डेफिसिट भी हमको देखने को मिलता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम प्लस चाइना के एजुकेशन सिस्टम के बीच में। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो भाई हमको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा जो है वो इशू किया जा सके चाइनीज़ टेक्नीशियंस एंड वर्कर्स के लिए, ताकि वो हमारे यहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर सके। एजुकेशनल रिफॉर्म किया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है, साथ ही साथ जो भी एक्सपर्टीज़ है उस पर क्या है, उसको लेवरेज किया जा सकता है। डेवलप पॉलिसीज दैट encourage इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्टीज विद डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या है, जो कोलेबोरेशन एक तरीके से किया जा सकता है इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशंस है और जो फॉरेन ऐसे एंटिटीज़ हैं उनके बीच में क्या है, उनके बीच में एक तरीके से एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो अप्रूव करता है अमेंडमेंट टू MQ-9B UAV डील विथ US। तो USA हम क्या है कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उसको क्या है, परचेज कर रहे हैं, ऑलरेडी कर भी चुके हैं और ये भी है। तो अगर हम UAV की बात करें या जो यहाँ पे UAV है MQ-9B प्रीडेटर, ये है क्या, एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। मतलब इसको चलाने के लिए कोई भी पायलट की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली जैसे ड्रोन उड़ता है वैसे ही क्या है इसको उड़ाया जा सकता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ रिमोटली कंट्रोल्ड और ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन। मतलब या तो उसको कंट्रोल किया जाएगा या तो एक प्री जो
सेटिंग है, उसके थ्रू ये क्या है, खुद ही जो है ऑटोनोमस फ्लाइट जो है वो कर सकता है। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ MQ-9 रीपर डेवलप्ड बाय जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, जिसको GAASI कह रहे हैं, विद इट्स प्राइमरी पर्पस फॉर बीइंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। तो मेन पर्पस क्या था, ये वेरिएंट ही है एक तरीके से MQ-9 रीपर का, जो कि डेवलप किया गया था जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स। मेन पर्पस क्या था कि US जो एयरफोर्स है उसके अंदर क्या है, इसको इंडक्ट किया जा सके, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स यूज दीज ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस, तो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करती हैं यूनाइटेड स्टेट की जो एयरफोर्स है या आर्मी कह लो, वो इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और एयर स्ट्राइक्स के लिए। द MQ-9B ड्रोन हैज़ टू वेरिएंट्स, एक स्काई गार्डियन है, दूसरा सी गार्डियन है। तो सी गार्डियन जो है ऑलरेडी ऑपरेशन से है 2020 से ही इंडियन नेवी के अंदर। ये जो है हम स्काई गार्डियन की बात कर रहे हैं। अगर हम फीचर की बात करें तो इसका जो पे लोड कैपेसिटी है वो ओवरऑल 5670 kg का है, एंड फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 2721 kg का है। ये हाई एल्टीट्यूड पे भी काम कर सकता है, 40,000 फीट के ऊपर भी। इट कैन फ्लाई एज क्लोज एज 250 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट द टारगेट इवन हिटिंग एन इंकलिंग, इट इज देयर अनलेस स्पॉटेड, ठीक है। मतलब कि ये जो है काफ़ी क्लोज जो है ग्राउंड के जो है वो उड़ सकता है, विथ अ मैक्सिमम एंड्योरेंस ऑफ 40 आवर्स। 40 आवर्स क्या है, एंड्योरेंस है, इतने समय तक जो है वो चल सकता है। टॉप स्पीड 275 माइल्स पर आवर है, यानी कि 442 किलोमीटर पर आवर है। इट इज़ आर्म विथ स्ट्राइक मिसाइल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, allowing it allowing it to engage and eliminate enemy targets with high precision. It can carry 4 Hellfire missiles, तो 4 Hellfire मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, साथ ही साथ 450 kg ऑफ बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। ये जो फीचर है ये मेनली इसका जो वेरियस रोल है उनकी इफेक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जैसे कि लैंड एंड मैरीटाइम सर्वेलेंस है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एंटी सरफेस वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एंड एक्सपीडिशनरी मिशंस के लिए, ठीक है। इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स, खुद ही जो है वो लैंडिंग या टेक ऑफ जो है वो कर सकता है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ दी, हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा दूसरा सोर्स जो है, जैसे मान लो कि अ, खुद ये टेक ऑफ करेगा, खुद क्या है लैंड करेगा, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। साथ ही साथ जो सिविल स्पेस है उसके अंदर भी काफ़ी इंटीग्रेट कर सकता है, एंड दिन या हो या रात हो उसमें क्या है ये उड़ान भर सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है क्वाड से रिलेटेड। क्वाड है क्या, यहाँ देख लो, यहाँ 4 कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। एक हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जापान है, ये इंडिया है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है इसी को क्वाड कह रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली बोला गया है कि क्वाड जो है उन्होंने प्लेस लिया है जो भी मेंबर्स है कि यूक्रेन के अंदर, गाज़ा के अंदर, म्यांमार के अंदर जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो क्या है जल्द से जल्द ख़त्म की जाए उसको किसी भी तरीके से। तो अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, जापान है। चारों नेशन में अगर हम देखें हम्म, तो एक कॉमन ग्राउंड भी है, क्योंकि चारों के चारों क्या है, डेमोक्रेटिक नेशंस है। एंड जो मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी है वो भी अनहिंडर, मतलब कोई भी छेड़छाड़ किए बिना क्या है, चारों क्या है उसको सपोर्ट करते हैं। It aims to ensure and support a free, open and prosperous Indo-Pacific region। तो Indo-Pacific region जो कि क्या है, फ्री रहे सबके लिए, ओपन रहे और प्रॉस्पेरस रहे, उसके लिए क्या है, मेन जो एम हम कह सकते हैं वो यही है इस क्वाड का। द आइडिया ऑफ क्वाड वाज फर्स्ट mooted बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे 2007 के अंदर। जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने ही क्या है इसके आइडिया का हम कह सकते हैं स्टार्टिंग जो है वो किया था। However, the idea could not move ahead with Australia pulling out of it apparently due to Chinese pressure। तो चाइनीज प्रेशर के कारण ऑस्ट्रेलिया क्या है इस जो म्यूचुअल अग्रीमेंट है उससे बाहर आ जाता है। फाइनली 2017 के अंदर फिर से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान जो है वो साथ आते हैं एंड क्वाड्रिलेटरल कोalition का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं, जिसको क्वाड हम कह रहे हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें इंडिया के लिए अंडर द क्वाड अरेंजमेंट, तो बहुत सारी हैं, जैसे कि काउंटरिंग चाइना, क्योंकि इस
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, चाइना जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इंडिया के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये। दूसरा अगर हम देखें तो इमर्जिंग एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो क्योंकि there is a growing great power interest in the maritime sphere, especially with the arrival of the concept of Indo-Pacific. The instance many European countries have recently realized that Indo-Pacific strategies, with India located night at the center of the sorry, with India located right at the center of the Indo-Pacific geopolitical imagination, can realize the vision of a broader Asia that can extend its influence away from geographical boundaries. तो बेसिकली क्या है कि इंडिया का जो लोकेशन है, क्योंकि वर्ल्ड ने एक तरीके से मान लिया कि इंडिया जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो भी कंट्रीज़ है उन्होंने मतलब इस चीज़ का ध्यान में रख लिया कि जो इंडियन ओशन के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आने वाले दिन के अंदर। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया जो का लोकेशन जो है सेंटर से राइट की तरफ है इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर। Moreover, India can build around collective action in humanitarian assistance and disaster relief monitoring shipping के लिए क्या है, इंडिया जो है वो काम जो है वो कर सकता है। Further, India with Quad countries can check imperialistic policies of China in Indian Ocean region and ensure security and growth for all in the region। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो हमेशा टसल देखने को मिलता है कि चाइनीज जो है वो हमेशा क्या है कि इंडियन ओशन के भी अंदर अपना वर्चस्व जो है वो क्या है, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या है कि ये जो है वो काम कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि क्वाड के साथ इश्यूज क्या क्या है। एक तो अनडिफाइंड विजन है, क्योंकि जो क्वाड जो है वो एक अनडिफाइंड स्ट्रैटेजिक मिशन के लिए जाना जाता है कि भाई इनमें क्या है कि कोई भी मिशन जो है वो अनडिफाइंड सॉरी डिफाइंड नहीं है। मैरीटाइम डोमिनेंस भी हमें देखने को मिलता है। द एंटायर फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक मेक्स द क्वाड अ मैरीटाइम रेदर देन अ लैंड बेस्ड ग्रुपिंग। तो क्योंकि इंटायर जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर है, इस वजह से क्या है कि ये एक लैंड बेस्ड ग्रुपिंग के बजाय क्या है, एक मैरीटाइम ग्रुपिंग जो है वो बन के रह गया है। इंडिया जो है इस अलायंस सिस्टम से क्या है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं विमुख भी रहता है, जिसका कारण क्या है कि जो स्ट्रॉन्गर एक कोऑर्डिनेटरल अरेंजमेंट हो सकता था वो अचीव नहीं हो पाया। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो आगे हम क्या कर सकते हैं। द क्वाड नेशंस नीड टू बेटर एक्सप्लेन द इंडो पैसिफिक विजन इन एन ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि अभी हमने बोला कि भाई ड्रॉबैक में तो यही है कि विजन जो है वो क्लियर नहीं है, तो प्रॉपर एक विजन जो है वो सेट किया जा सकता है। India has many other partners in the Indo-Pacific. Therefore, India should pitch for countries like Indonesia, Singapore. क्योंकि इंडिया के पास अदर भी पार्टनर्स है, जैसे सिंगापुर हो गया या इंडोनेशिया है, तो इंडिया जो है उसको भी पुश कर सकता है कि इनको भी जो है क्वाड के अंदर शामिल किया जा सके या किया जाए। India should develop a comprehensive vision on the Indo-Pacific which would ideate on the current and future maritime challenges, consolidate its military and non-military tools, engage its strategic partners। तो बेसिकली क्या है कि ये इंडिया का फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक पे एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि प्रोजेक्ट टाइगर के वजह से क्या है 5.5 लाख जो ट्राइबल्स है वो क्या है वो डिस्प्लेस हो गए हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। अब यहाँ पे देखो आया है टाइगर का जिक्र और टाइगर से रिलेटेड कंजर्वेशन का जिक्र। सबसे पहले टाइगर के की अगर हम बात करें तो टाइगर जो रॉयल बंगाल टाइगर है जिसको पैंथरा टिग्रिस कह रहे हैं, ये नेशनल एनिमल है इंडिया का। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम सब स्पेसीज की बात करें तो कॉन्टिनेंटल जो टाइगर है जिसको पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस कह रहे हैं, और दूसरा क्या है संडा कह लो या सुंडा कह लो, ये क्या है पैंथरा टिग्रिस सुंडाइका। तो ये अलग क्या है सब स्पेसीज हमको टाइगर का देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट कहाँ कहाँ है भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, मैंग्रोव स्वैम्प्स है, ग्रासलैंड है, सवानाज है, ये सारी जगह पे पाए जाते हैं। कंट्री जहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन है तो वर्ल्ड के अंदर क्या है 13 ही टाइगर रेंज कंट्री जो है वो आज के डेट में प्रेजेंट है। जैसे इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम।
IUCN की रिपोर्ट की माने तो टाइगर जो है वो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के अंदर क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर हम देखें तो IUCN का रेड लिस्ट है, जिसके अंदर टाइगर क्या है, इंडेंजर्ड है। साइट्स का अपेंडिक्स फर्स्ट है ये टाइगर। अगर हम थ्रेट की बात करें तो हैबिटेट लॉस है, पोचिंग है, एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो इनकाउंटर होते रहता है हमेशा, तो वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि इसके कारण से इसी को मार दिया जाता है, या इससे जो है वो लोग परेशान होते हैं, तो फाइनली इसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी में टर्म आया है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था 1973। अच्छा, ईयर याद रखना, 1973। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सर्वाइवल या मेंटेनेंस हो टाइगर पॉपुलेशन का, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में हो। और इसके लिए क्या है, टाइगर रिजर्व्स को क्या है, क्रिएट जो है वो किया गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स थे, जिनका स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम देखें तो 9115 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर था। एंड यहीं पे क्या है, 9 जो रिजर्व्स है उसको क्रिएट किया गया। अगर हम टाइगर के सेंसस की बात करें तो दो है। पहला जो पहले किया जाता था वो पग मार्क मेथड के थ्रू क्या है किया जाता था, एंड 1972 के अंदर जो है पहला सेंसर जो है वो किया गया था इसी मेथड पे। आज के डेट में देखा जाए तो मोर एक्यूरेट टेक्निक्स है, जैसे कैमरा ट्रैप मेथड है, उसके थ्रू क्या है कि सेंसर जो है वो किया जाता है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें टाइगर पॉपुलेशन में, तो 1972 के अंदर 1827 टाइगर ही रह गए थे, लेकिन 2022 के अंदर क्या है, ये एस्टिमेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 3167 से लेकर 3925 के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया इज नाउ होम टू 3 क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर। तो जितना वर्ल्ड में टाइगर पाया जाता है, उसमें से 3/4 जो टाइगर है वो इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 9 रिजर्व से स्टार्ट होता है। आज के डेट में अगर हम देखें तो 55 रिजर्व जो है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लोकेटेड है। फिर टाइगर के ही प्रोटेक्शन के लिए क्या है, एक टाइगर टास्क फोर्स जो है उसको क्रिएट किया गया था 2005 के अंदर। एंड मेन चीज़ क्या था कि टाइगर को कंजर्व किया जा सके, जो नेसेसिटी है रीअसेसमेंट का वो भी किया जा सके। द टास्क फोर्स पॉइंटेड आउट फ्लॉज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी दैट हेवली डिपेंडेंट ऑन वेपन्स, गार्ड्स एंड फेंसेस। तो क्योंकि इनको अगर हम देखें तो 2005 के अंदर अगर हम देखें तो टास्क फोर्स जो है ये, जो भी मान लो अगर हम देखें तो टास्क फोर्स पॉइंटेड आउट फ्लॉज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो टास्क फोर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि भाई जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है प्रोटेक्शन के लिए या कंजर्वेशन के लिए, उसमें क्या है, काफ़ी फ्लॉ जो है वो है। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो ये जो स्ट्रैटेजी जो है पहले वाला, वो वेपन, गार्ड्स और फेंसेस पे डिपेंड करता है, जो कि काफ़ी पुराना हो गया है। एंड जिस वजह से क्या है, जो टाइगर टास्क फोर्स है उन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड भी किया गया उनके द्वारा कि ये चीज़ पे डिपेंडेंस जो है वो कम किया जा सके। तो इतना ही था न्यूज़ के अंदर। तो इस सेशन के PDF को आप हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम जो है वो ये है, एंड ये है इसका यूज़र ID। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।